21 अक्टूबर 1962 की रात अरुणाचल प्रदेश का किबिथु गांव, जहां भारतीय चौकियों पर 300 चीनी सैनिक अचानक गोलीबारी करने लगते हैं। किबिथु में भारतीय सेना की 6 कमाऊ रेजिडेंस तैनात थी, जिसमें चीन की गोलीबारी का मजबूती से जवाब दिया। इस दौरान चीन के लगभग 60 से 70 सैनिक मारे गए, वहीं 4 भारतीय सैनिक भी शहीद हो गए। सेना ने सरकार से हवाई हमले की मदद मांगी, लेकिन उस वक्त सरकार ने इसका आदेश नहीं दिया। इसके बाद 6 कुमाऊं रेजिडेंस में वोलेंग में पहुंचने का आदेश मिला, लिहाजा किबिथु में चीनी सेना घुस आई। हालांकि 1962 का युद्ध खत्म होने के बाद चीनी सेना किबिथु से वापस लौट गई। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को इसी किबिथु गांव में वाइब्रेट विलेजेस प्रोग्राम यानी कि वीवीपी की शुरुआत की है। चीन को इस प्रोग्राम यहां तक कि अमित शाह के दौरे से भी एतराज है। यह जानने का प्रयास करेंगे कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, चीन को डिफेंड करने में यह कैसे मददगार साबित हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पंचोली, आप देख रहे हैं नजर टुडे। आज इस खास कड़ी में आपको बताएंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार एक तरह से चीन ने जो अपने अधिपत्य वाले अरुणाचल प्रदेश के जो नाम का बदलाव किया है, ऐसा सिर्फ इस बार ही नहीं, चीन ऐसा पूर्व में भी कर चुका है। उसका जवाब देने के लिए, एक कूटनीतिक तरीके से उसका जवाब देने के लिए केंद्र सरकार की आखिर क्या रणनीति है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी जानते हैं केंद्र सरकार ने चीन सीमा यानी कि LAC से लगे गांवों के डेवलप करने के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों में 46 ब्लॉक में लगभग 2967 गांवों को चुना गया है। सबसे पहले इस प्रोग्राम के तहत 665 गांवों का विकास किया जाएगा। इनमें अकेले 455 अरुणाचल में हैं। इन गांवों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस प्रोग्राम का उद्देश्य न केवल आजीविका या जॉब की तलाश में इन गांवों से शहर में जाने वाले ग्रामीणों को रोकना है, बल्कि जो शहर चले गए हैं उन्हें भी वापस लाना है। यह प्रोग्राम काफी मामूली लग सकता है, लेकिन यह पूर्वोत्तर में चीन की विस्तारवादी नीति का मुकाबला करने की सबसे अच्छी रणनीति में से एक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस योजना के महत्व के बारे में कहा था कि सीमा से सटे गांवों से पलायन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बुरा है और बजट में सीमावर्ती गांवों की सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले प्रोविजंस भी शामिल किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस प्रोग्राम के लिए 4,800 करोड़ रुपए का फंड रखा है। इसमें से 2,500 करोड़ रुपए सिर्फ रोड कनेक्टिविटी के लिए हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के मुताबिक इन दूर दराज के गांवों से पलायन की वजह यहां पर जॉब जैसे अवसरों में काफी कमी है। वह कहते हैं कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी सुविधाओं की कमी भी गांवों से पलायन की एक बड़ी वजह बनती है। आजीविका के कई प्रोग्राम्स को वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। इसमें मधुमक्खी पालन, कृषि उपज में सुधार, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना शामिल है। साथ इन प्रोग्राम्स में बाजार तक पहुंच भी प्रदान कराई जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और पर्यटकों के लिए गाइड बनाने की ट्रेनिंग देना भी इसमें शामिल है। सीएम पेमा खांडू आगे कहते हैं कि हम स्थानीय लोगों को पर्यटकों के लिए होम स्टे शुरू करने के लिए लोन और ग्रांट दे रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को इसे चलाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। किबिथु और उसके आसपास ग्लेपिंग को बढ़ावा देने की भी योजना है। इन प्रोग्राम्स के अलावा एक महत्वपूर्ण काम इन दूरस्थ गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंचाने का भी एक लक्ष्य रखा गया है। खांडू आगे कहते हैं कि अगर राज्य की ग्रिड से इन गांवों में बिजली पहुंचाने में समस्या आएगी तो हम 5 से 100 किलोवाट बिजली पैदा करने वाले माइक्रो हाइडल पावर प्लांट बनाएंगे। हम बिजली पैदा करने के लिए सोलर पावर पैनल और विंड मिल्स भी लगाएंगे। अरुणाचल के डिप्टी सीएम चोना मीन ने बताया कि किबिथु को 1 साल के भीतर आधुनिक व्यवस्था, देखभाल और शिक्षा सुविधाएं मिल जाएंगी। वह बताते हैं कि इस प्रोग्राम से रोजगार के बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। हम स्थानीय लड़के लड़कियों को मुफ्त में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेनिंग देने की भी योजना बना रहे हैं।
ऐसे लोगों की स्किल्स को निखारने के लिए विशेष संस्थानों से उन्हें ट्रेनिंग दिलाई जाएगी ताकि वे वर्ल्ड क्लास के उत्पाद बना सके। चोना मीन बताते हैं कि लोहित नदी के दाहिनी किनारे पर 4281 फीट की ऊंचाई पर स्थित किबिथु में बागवानी और फूलों की खेती की अपार संभावनाएं हैं। किबिथु की वर्तमान जनसंख्या लगभग 2000 से भी कम है और अधिकांश 320 परिवारों को 2 या 2 से अधिक सदस्य अरुणाचल या देश के दूसरे शहरों से रहते हैं। इस प्रोग्राम का लक्ष्य यह है कि कम से कम किबिथु के कुछ छोटे बेटे और बेटियां 2 साल के भीतर अपने पैतृक गांव लौट आए। भारत और चीन करीब लगभग 3500 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करते हैं। इसे एलएसी कहते हैं। यह सीमा 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी कि लद्दाख जो लगभग 1597 किलोमीटर लंबी है। मध्य सेक्टर यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो लगभग 545 किलोमीटर लंबी है। पूर्वी सेक्टर यानी कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो 1346 किलोमीटर लंबी है। इन सभी राज्यों की सीमाओं से सटे गांव वीरान हो चुके हैं। लोग रोजगार की तलाश में गांव से शहर की ओर निकल चुके हैं। स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटी के लिहाज से एलएसी से सटे इन गांवों की आबादी अच्छी खासी होनी चाहिए। यही वजह है कि चीन ने भी एलएसी के किनारे मॉडल गांवों को बसाया है। हमें एलएसी के तरफ गांव को, लोगों को वहां बने रहने के लिए, वहां एक तरह से वापस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन करने की जरूरत है। इसके लिए हमें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं और अच्छी आजीविका के अवसर उनको प्रदान करने की आवश्यकता है। चीन सीमा से सटे गांवों के लोग हमारी सेना की आंख और कान हैं। सीमा के हमारे और गांव जो ज्यादा आबादी होने से चीन की कब्जा करने की रणनीति सफल नहीं हो पाती। दरअसल चीन आबादी वाले क्षेत्रों पर बहुत आसानी से दावा नहीं कर सकता। वाइब्रेट विलेजेस प्रोग्राम के तहत डेवलप होने वाला किबिथु पहला गांव होगा। हालांकि इसी तरह का एक प्रयोग छोटे पैमाने पर भारतीय सेना ने 1 साल पहले अरुणाचल के कहो में शुरू किया था। कहो किबिथु के नॉर्थ में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके रिजल्ट भी काफी शानदार आए हैं। अरुणाचल सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय और भारतीय सेना के साथ मिलकर सभी राज्य में सीमा से सटे गांवों को डेवलप करने के लिए इसी तरह का एक एक्शन प्लान तैयार किया है। कुरुंग कुमे जिले में एलएसी के इस तरफ दामिंग गांव भी एक ऐसा ही प्रोग्राम चलाया गया है। इससे गांव में काफी बदलाव देखने को मिला। इसके बाद से कुरुंग कुंभ जिले में एलएसी के पास दामिन और कुछ अन्य दूर दराज के गांवों में रिवर्स माइग्रेशन देखने को भी मिल रहा है। यानी जो स्थानीय लोग बेहतर अवसरों की तलाश में अपने गांवों को छोड़कर चले गए थे वे अब लौटने लगे हैं। चीन तिब्बत में जियाओकांग मॉडल गांव में चीन के गरीब हित लोगों को बसा रहा है। हालांकि ये गांव हान लोगों के इलाके से बहुत दूर हैं। साथ ही हिमालय का मौसम भी इन लोगों के रहने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। चीन चाहता है कि हान समुदाय के लोग इन गांवों में बस जाएं ताकि स्थानीय तिब्बतियों की शत्रुता का मुकाबला किया जा सके, जो मानते हैं कि चीन ने उनके देश पर क्रूर तरीके से कब्जा जमा रखा है। मूल योजना सफल नहीं होने पर चीन ने पैसे के दम पर कुछ तिब्बतियों को यहां पर एक तरह से बसाया है। उन्हें चीन की सेना पैसे भी देती है। इसके बावजूद चीन तिब्बत और उनके लोगों पर विश्वास नहीं करता। चीन की सेना ने जियाओकांग गांव में तिब्बती लोगों पर नजर रखने के लिए व्यापक निगरानी उपाय कर रखे हैं। ऐसे में एलएसी के पार गतिविधियां और भारतीय सेना की गश्ती दल पर नजर रखने के लिए भी इन गांवों को बसाने का मूल उद्देश्य एक तरह से सफल नहीं हो पाया है। चीन के जियोकांग गांव में सभी आधुनिक सुविधाओं वाले घर हैं, लेकिन वहां रहने वाले के लिए कोई भी ऐसी आवश्यक सुविधा नहीं है जिनके लिए वे बनाए गए थे। चीन भी चाहता है कि मुख्य भूमि के पर्यटक इन गांवों का दौरा करें और वहां रहें, लेकिन वह उद्देश्य भी एक तरह से विफल हो गया क्योंकि हान समुदाय के लिए ये गांव बहुत दूर और दुर्गम है। एलएसी के पार के अधिकांश चीनी गांव अब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए के लिए आवासीय क्वार्टर और रसद सुविधाओं के रूप में काम करते हैं। ऐसे ही यह चीन के लिए पैसे की बर्बादी भर है। और दूसरी ओर भारत के वाइब्रेंट विलेजेस मॉडल में आदिवासियों की स्थानीय आबादी जैसे किबिथु में मेयर और जखरिंग को प्राथमिकता दी गई है। यहाँ स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से पीपल सेंट्रिक प्रोग्राम भी बनाए गए हैं।
सीमा पर भारतीय सेना की आंखें और कानों के रूप में सेवा करने के लिए स्थानीय आबादी का होना बेहद जरूरी है। इसकी वजह यह है कि लोग इन दुर्गम इलाकों के चप्पे चप्पे से परिचित होते हैं। साथ ही भारत ने अपने प्रोग्राम में लोकल लोगों को आधुनिक सुविधाएं देने के साथ ही कमाई का जरिया बढ़ाने वाले उपाय भी किए हैं। यही कारण है कि भारत का मानवीय और परोपकारिक वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम चीन के निरंकुश मॉडल से बेहतर है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार जिस तरीके से चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास कर रही है, क्या वह सफल होगी? क्या वास्तव में एक बार फिर हम चीन को धता बताकर हमारे देश को एक तरह से आगे और आत्मनिर्भर बना पाएंगे? इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नजर टुडे। शुक्रिया।